अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सर्विस ऑपरेशन फंडामेंटल्स का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सर्विस ऑपरेशन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the service operating principle. So in that function groups, teams, departments and division that we have to study in this section. ठीक है, तो सर्विस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में जो अलग अलग फंक्शंस है ग्रुप के, जो अलग अलग टीम्स है, डिपार्टमेंट्स है एंड डिवीजन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इन सब का हमें डिटेल स्टडी करना है इस सेक्शन के अंडर। सो स्टार्ट विद द सर्विस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। So according to the service management life cycle, service operations are responsible for executing and performing the processes that optimize the cost and quality of service। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है, ठीक है, सर्विस ऑपरेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड परफॉर्मिंग प्रोसेस। तो सर्विस ऑपरेशन जो है उसमें सर्विस एग्जीक्यूशन एंड जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू द optimization of cost and quality of services that is responsible for it। ठीक है, so as a part of organization service operation is responsible for enabling the business to meet the objective। ठीक है, तो as a part of organization जो सर्विस ऑपरेशन है उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो बिजनेस है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, सो दैट ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने का जो वर्क है यहाँ पे वो सर्विस ऑपरेशन करेगा। ठीक है, सो एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस ऑपरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ कंपोनेंट दैट सपोर्ट द सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ होंगे सर्विसेज में, ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये प्रॉपर वे से या इफेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट करना ये एक मेन टास्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विस ऑपरेशन की। सो द प्रिंसिपल डिस्कस बिलो आर हेल्प टू service operation practitioners to achieve a balance between all of the above roles and focus on effectively managing day to day aspect। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सर्विस ऑपरेशन डिनोट किए गए, ठीक है, जो कि नीडेड है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विसेज टू बी रन। देन विल सी द दिस सर्विस ऑपरेशन प्रिंसिपल इन डिटेल। सो फर्स्ट सर्विस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज द फंक्शंस ग्रुप टीम्स डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन। ठीक है, तो सर्विसेज में जो अलग अलग फंक्शंस ग्रुप टीम्स एंड डिपार्टमेंट एंड डिवीजन इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। सेकंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज अचीविंग द बैलेंस इन सर्विस ऑपरेशन। तो सर्विस ऑपरेशन में जो अलग अलग रोल्स है, ठीक है, तो इन सब में यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, तो ये सेकंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। थर्ड प्रोवाइडिंग द सर्विस। फोर्थ इज़ द ऑपरेशन स्टाफ इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस डिज़ाइन एंड सर्विस ट्रांजिशन। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग स्टाफ है एम्प्लॉयज़ है जो सर्विस ऑपरेशन में वर्क कर रहे हैं रिगार्डिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ सर्विस एंड सर्विस ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द ऑपरेशनल हेल्थ ऑफ द सर्विस। 6 कम्युनिकेशन एंड 7 इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। सो दीज आर द 7 ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द service operation। Then we'll see one by one in detail। So first operating principle is the functions groups teams and departments and the division। So the service operation publication uses the several terms to refer the way in which people are organized to execute the process or the activities। Some of the principles that need to be adapted in the organization are follows। First one is the function। So function is a team or group of people and the tools or other resources they use to carry out one or more process or activities। तो फंक्शन जो है एक टीम है या ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टूल्स एंड रिसोर्सेज का यूज़ करके अलग अलग जो सर्विस एक्टिविटीज़ है या प्रोसेस है इनको कंप्लीट किया जाता है। सो इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन अ फंक्शन में बी ए ब्रोकन आउट एंड परफॉर्म बाय सेवरल डिपार्टमेंट। तो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में या मॉड्यूल्स में डिवाइड करके, ठीक है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, उसमें परफॉर्म किया जाता है या टीम्स में या ग्रुप्स में। ठीक है, और इट में बी ए
embodied within a single organization unit. So in smaller organization, one person or one group can perform the multiple function. अगर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो जिसमें एक पर्सन या एक ग्रुप इसको मल्टीपल फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, बट लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे जो फंक्शन है उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाएगा एंड अलग अलग टीम्स या ग्रुप्स या डिपार्टमेंट्स इन सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पे परफॉर्म करेगा एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी अ इंटीग्रेटेड मीन्स कनेक्टेड. So technical management department could also be incorporated in the service desk function. Next is a group. So group is a number of people who perform the similar activities even though they may work on different technology or report into different organization structure or even in different companies. ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप है, ये ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ पीपल जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है एंड जिनके रिपोर्ट जो है वो या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कंपनीज. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली ग्रुप. तो ग्रुप आर जनरली नॉट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बट आर वेरी यूजफुल इन डिफाइनिंग द कॉमन प्रोसेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द टीम. टीम इज़ अ मोर फॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप. तो टीम एक फॉर्मल टाइप ऑफ ग्रुप है जिसमें जो पीपल्स है दे आर वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव. तो ग्रुप में जो है वो अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ या पीपल्स है वो एक साथ यहाँ पे वर्क करते हैं जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है. सो बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो टीम मेंबर्स कैन बी अ co-located और वर्क इन मल्टीपल डिफरेंट लोकेशन और ऑपरेट वर्चुअली. तो यहाँ पे जो टीम मेंबर्स होंगे, ठीक है, टीम्स में वो अलग अलग जगह लोकेटेड हो सकते हैं, ठीक है, एंड दे हैव टू ऑपरेट द वर्चुअली. ठीक है, सो टीम आर यूजफुल फॉर कोलैबोरेशन एंड डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ टेम्पररी और ट्रांजिशनल नेचर. नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which exist to perform the specific set of defined activities on the ongoing basis. तो डिपार्टमेंट जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है या परफॉर्म करता है अलग अलग एक्टिविटीज़ को डे टू डे. ठीक है, सो डिपार्टमेंट हैव द हायरार्चिकल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर विद द मैनेजर हु आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज़. तो हर डिपार्टमेंट में एक सीनियर मैनेजर होता है, ठीक है, एंड उसके अंडर जो है वो पूरा टीम वहाँ पे डिपार्टमेंट का वर्क करता है. ठीक है, जिसमें डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ इन द डिपार्टमेंट्स आर जनरली परफॉर्म द बाय दिस मैनेजर. नेक्स्ट इज द डिवीजन. सो एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स व्हेन ग्रुप टुगेदर दैट फॉर्म्स द डिवीजन. ठीक है, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है जनरलाइज फॉर्म में दैट इज़ एन नंबर. ठीक है, तो उनको ग्रुप करके एक डिवीजन फॉर्म होता है. सो दे आर ऑफन ग्रुप बाय अ जियोग्राफी और प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवीजन फॉर्म होता है वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए या प्रोडक्ट लाइन पे डिपेंड हो सकता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके एक डिवीजन फॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द रोल. सो रोल इज़ अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्टिविटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ग्रांटेड टू अ पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्टिविटीज़ या अथॉरिटीज़ जो ग्रांट किया जाता है, so that is the role for that employee. So role is a defined in a process or function. तो अलग अलग प्रोसेसेस में जो पर्सन का रोल है वो अलग अलग होगा एंड जो फंक्शन परफॉर्म करने होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. ठीक है, सो वन पर्सन और वन टीम में हैव मल्टीपल रोल्स. तो इसी तरह से एक सिंगल पर्सन और एक टीम को अलग अलग रोल्स को यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ सकता है. सो दैट इज़ द रोल. सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन regarding the function, that is group, teams, department, division and roles. Next topic of syllabus is the achieving the balance in service operation. Means how the balance can be achieved in the different service operation that we have to study in this topic. So service operation is more than just day to day management activities. तो यहाँ पे जो service operation है डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ से थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा वर्क होगा या अलग है. ठीक है, सो ऑल द फंक्शन प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन टू डिलीवर अ स्पेसिफिक एंड एग्रीड लेवल ऑफ सर्विसेज. तो इसमें जो फंक्शंस या प्रोसेसेस होंगी या एक्टिविटीज़ होंगी
जो डिज़ाइन होंगी टू डिलीवर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ सर्विसेज एंड बट दे हैव टू डिलीवर कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जिनको कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट में डिलीवर करना पड़ेगा, सो दैट इज़ अ सिंपली अ सर्विस ऑपरेशन। So here different types of balance services are given. So first one is the internal IT view versus the external business view. ठीक है, so in these two section we have to make the balance, which is internal IT view versus the external business view. Second is the stability versus the responsiveness. Third type of balance will be a quality of service versus the cost of service, and fourth one is the reactive versus the proactive service. Then we'll see each one by one in detail. So first is the internal IT view versus the external business view. So the most fundamental conflict in all the phases of ITSM life cycle is between the view of IT as a set of IT services or a set of technological component। ठीक है, तो जो ITSM लाइफ साइकिल में जो फेजेस है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मोस्टली जो है वो सेट ऑफ IT सर्विसेज एंड सेट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स में है। ठीक है, so the external view of IT is the way in which services are experienced by the user and its customer। ठीक है, तो जो यूज़र्स एंड कस्टमर सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सर्विस का एक्सपीरियंस क्या है उनका, तो ये सब काउंट होगा एक्सटर्नल व्यू ऑफ IT में। ठीक है, एंड जो इंटरनल व्यू ऑफ IT है इज़ द वे इन विच IT कंपोनेंट्स एंड सिस्टम आर मैनेज टू डिलीवर द सर्विसेज। ठीक है, तो इंटरनल व्यू में जो है वो जो अलग अलग IT कंपोनेंट्स एंड सिस्टम को मैनेज किया जाएगा सर्विस को डिलीवर करने के लिए, तो ये सब काउंट होंगे इंटरनल व्यू ऑफ IT, एंड बोथ दिस व्यूज़ आर नेसेसरी व्हेन डिलीवरिंग द सर्विस। तो एक सर्विस को प्रॉपर वे से डिलीवर करने के लिए ये दोनों जो व्यूज़ है, एक्सटर्नल व्यू एज वेल एज इंटरनल व्यू, दीज आर नेसेसरी। So the organization that focus only on business requirement without thinking about how they are going to be delivered will end up the making of promises that cannot be kept. So that's why these both the views are important. The next point is the requirement needed to establish the balance of internal as well as external focus. तो यहाँ पे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोकस है इसमें बैलेंस बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ सर्विस ऑन बिजनेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्विस ऑपरेशन इन CSI प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सर्विस को वेल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एंड उसका जो इम्पोर्टेंस है और इम्पैक्ट है बिजनेस पे उसका क्या इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सेकंड, a clearly differentiated set of metrics on report on achievement and performance। ठीक है, तो यहाँ पे जो अचीवमेंट्स एंड परफॉर्मेंस है बिजनेस के, सो रिपोर्ट रिगार्डिंग दैट विल बी अ क्लियरली डिफरेंशिएटेड। थर्ड इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सर्विसेज डिलीवर टू द बिजनेस यूनिट। ठीक है, तो बिजनेस यूनिट के लिए जो स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड सर्विसेज है, ठीक है, तो इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द वैल्यू बेस्ड रादर देन द कॉस्ट बेस्ड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बेस्ड एंड कॉस्ट बेस्ड सर्विसेज इनको डिफरेंशिएट करना नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द इनपुट फ्रॉम फीडबैक टू CSI टू आइडेंटिफाई द इम्बैलेंसेस। ठीक है, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोकस। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिवनेस। सो सर्विस ऑपरेशन शुड इंश्योर दैट IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टेबल एंड अवेलेबल एज अ डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा सर्विसेज ऑपरेशन के लिए वो स्टेबल एंड अवेलेबल फॉर्म में होना चाहिए एंड वेल डिज़ाइन होना चाहिए। सेकंड, शुड बी रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड IT रिक्वायरमेंट चेंज। सो सम ऑफ दिस चेंजेस आर इवोल्यूशनरी, सो ईच चेंज ब्रिंग्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड द बेटर लेवल ऑफ सर्विस टू द बिजनेस। ठीक है, तो जो भी अपडेशन या चेंजेस होंगे, ठीक है, सर्विस ऑपरेशन में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है एक न्यू सर्विस लेवल यहाँ पे बिजनेस में ऐड करने के लिए। ठीक है, थर्ड वन इज़ द क्वालिटी ऑफ सर्विस वर्सेस द कॉस्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो सर्विस का जो क्वालिटी है एंड जो कॉस्ट कस्टमर यहाँ पे पे कर रहा है उस सर्विस के अगेंस्ट।
ठीक है। तो इन दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। सो सर्विस ऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंटली टू डिलीवर द एग्रीड लेवल ऑफ आईटी सर्विस टू इट्स कस्टमर एंड यूज़र्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है आईटी सर्विस प्रोवाइडर में एंड कस्टमर या यूज़र में, ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा कंसिस्टेंटली, ठीक है। सो दैट विल गिव द बेटर एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स एंड यूज़र फ्रॉम द दिस आईटी प्रोवाइडर, so while at the same time keeping the cost and resources utilization at the optimal level, ठीक है। साथ ही में इसमें साथ जो कॉस्ट यूज़ होगा, ठीक है, एंड रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे सर्विस ऑपरेशन में, वो उसका जो लेवल है वो ऑप्टिमम या मिनिमम यहाँ पे रखना ज़रूरी है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन विच फोकसेस टू मच ऑन द कॉस्ट एंड माइट कॉम्प्रोमाइजेज ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। तो बहुत जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली फोकस करते हैं यहाँ पे कॉस्टिंग पे, ठीक है। तो कॉस्टिंग को यहाँ पे मिनिमम रखने के लिए यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइजेस है सर्विसेज में वो किए जाते हैं, सो दैट इज़ अ नॉट बेटर फॉर द बिजनेस। सो हाउएवर टू मच फोकस ऑन द क्वालिटी विल लीड टू हाईली एक्सपेंसिव सर्विसेज। नेक्स्ट जो है जिसमें क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो कॉस्टिंग है, ठीक है, सो दैट कॉस्टिंग इज़ ऑल्सो इंक्रीज फॉर द सर्विसेज। सो अचीविंग द ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड क्वालिटी इज़ द की रोल ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो दोनों चीज़ें दैट इज़ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस, इन दोनों को यहाँ पे ऑप्टिमल बैलेंस इनमें बनाना ज़रूरी है। तो ये की रोल है सर्विस मैनेजमेंट का। The next topic is the requirements for the building a balanced quality and cost focus. A financial management process and tools that can account for the cost providing IT services, which model alternative methods of delivering service at different levels of cost, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस एंड टूल्स है, ठीक है, जो काउंट करते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट है फॉर providing the IT service and different models for the alternative methods of the service to be delivered for the different levels of cost. Second is the ensuring the decision around the cost versus quality. तो यहाँ पे जो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो डिसीजन है रिगार्डिंग द कॉस्ट एंड क्वालिटी, मीन्स किस कॉस्ट पे कौन सा क्वालिटी का सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बाय द अप्रोप्रिएट मैनेजर्स ड्यूरिंग द सर्विस स्ट्रेटेजी एंड सर्विस डिज़ाइन। So these are the two requirements for making the balance between the quality and cost of service. Next balance type is the reactive versus the proactive. Or reactive organization is one which does not act unless it is prompted to do so by an external driver. For example, a new business requirement, an application that has been developed, और एस्केलेशन इन कंप्लेंट्स मेड बाय द यूज़र्स एंड कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसमें जो एक्सटर्नल ड्राइवर्स है मीन्स यूज़र्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अगर एक न्यू बिजनेस रिक्वायरमेंट है जिसके लिए जो एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन में अगर कोई कंप्लेंट्स है या एरर्स है, दे आर मेड बाय द यूज़र्स एंड customer, so that is a simply a reactive organization. So thus too much reactive approach will lead to firefighting always and no scope of improvement. So on other side, too much emphasis on proactive approach will lead to cost and efforts and expenses, ठीक है। तो यहाँ पे जो too much approach होगा reactive, ठीक है, so that is also not good, and also on other side there is a proactive approach that will also leads to cost and efforts and expenses, ठीक है। तो यहाँ पे जो proactive approach है तो इसमें cost and जो efforts and expenses increase होंगे, ठीक है। So an unfortunate reality in many organizations is focus on the reactive management. तो जो many organizations है वो mainly reactive management पे ज़्यादा focus करता है, ठीक है। So the unfortunate irony is the approach that is discouraging the effort or investment in the proactive service management can ultimately increase the effort and cost of the reactive activities. So a proactive organization is always looking for ways to improve the current situation.
तो जो प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सो दे ऑलवेज थिंक about the improvement of the current situation. So it will continuously scan the internal and external environment and look for the signs potentially impacting the changes. So a proactive behavior is usually seen a positive. तो proactive जो behavior इसको positively देखा जाता है, ठीक है. However, being too proactive can also be expensive and can result in the staff being distracted. ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोएक्टिव नेट से तो उससे जो है वो सर्विस एक्सपेंसिव हो सकती है, ठीक है. सो इट हैज़ द राइट बैलेंस बिटवीन द दिस रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव नेचर ऑफ सर्विसेज. Then there are some requirements for building the balance between this reactive and proactive focus. So first requirement is formal problem management and incident management process and integrated between the service operation and control service improvement. तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो मैनेजमेंट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग है, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन होगा सर्विस ऑपरेशन एंड सर्विस कंट्रोल इम्प्रूवमेंट में. सेकंड जो रिक्वायरमेंट है द एबिलिटी टू बी एबल टू प्रायोरिटाइज द टेक्निकल फॉल्ट्स एज वेल एज बिजनेस डिमांड, ठीक है. तो सेकंड जो रिक्वायरमेंट जिसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा जो टेक्निकल फॉल्ट्स फाइंड आउट होते हैं या एरर्स फॉर्म्स होते हैं सर्विस ऑपरेशन में एंड जो बिजनेस डिमांड्स है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यहाँ पे जो प्रायोरिटी लेवल से वो डिसाइड होगी. सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट. थर्ड वन ऑनगोइंग इन्वॉल्वमेंट इन द SLM इन सर्विस ऑपरेशन. सो दीज आर द थ्री main requirements for making the balance between reactive and proactive focus. This will end this achieving balance in service operation topic. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोवाइडिंग सर्विसेज का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.